हेलो एवरीवन। जय हिंद। आज है 16 मई और हम लोग पढ़ेंगे 16 मई से 16 और 15 मई दोनों से बनने वाले इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। क्योंकि 15 मई का जो क्लास था किसी कारणवश नहीं हो पाया था, तो आज हम लोग 15 और 16 मई से बनने वाले जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है उसका हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो चलते हैं हम लोग प्रीवियस क्लास में जो हम लोग देखे थे कि सऊदी अरब जो है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के 26वें सदस्य के रूप में शामिल होने वाला है। चर्चे में रहा ध्यान मंदिर जो है ये बेंगलुरु कर्नाटक में है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। और भारत के यूपीआई प्लेटफॉर्म को अपनाने वाला पहला कैरेबियाई देश त्रिनिदाद और टोबैगो हो गया। नागालैंड सरकार ने वाहनों पर धर्म आधारित पहचान चिन्हों के प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगा दिया है। और 12 मई को हर साल अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। हाल ही में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष और एवं सीएमडी जो है प्रबंध निदेशक, इसका कार्यभार संभाले हैं अशोक कुमार पंडा। महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए सिंगा पेन विशेष बल का गठन किया तमिलनाडु सरकार ने। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने हाल ही में बेलारूस जो है बेलारूस के एथलीटों और टीमों पर लगे जो प्रतिबंध थे उसे हटा दिए हैं, रिलीज कर दिए हैं। केंद्रीय कैबिनेट ने वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान कानूनी दर्जा प्रदान करने के लिए हाल ही में एक अधिनियम में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी। कौन सा अधिनियम है? तो राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971। भारत के किस पड़ोसी देश को हाल ही में दशकों के सबसे भीषण खसरा प्रकोप का सामना करना पड़ रहा है? तो ये बांग्लादेश को करना पड़ रहा है। तो ये सभी प्रश्न हम लोग प्रीवियस क्लास में डिस्कस किए थे। हम लोग चलते हैं अपना आज का सवाल नंबर 1 पर। किम्बरली प्रोसेस इंटरनेशनल मीटिंग 2026 का आयोजन हाल ही में किस शहर में संपन्न हुआ? तो ये रिसेंटली आयोजित हुआ है मुंबई में, जो कि महाराष्ट्र की कैपिटल है। ध्यान दीजिए, यदि आपसे स्पष्ट पूछा जाए कि किम्बरली प्रोसेस इंटरनेशनल मीटिंग किस देश में आयोजित की गई, ठीक है, और ऑप्शन में यदि भारत के अलावा और भी देश दिया हुआ हो, ठीक है, तो भारत इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, या डायरेक्ट आपसे देश और उसका शहर पूछा जा रहा है तो इसका मुंबई राइट आंसर होगा। अब समझते हैं यहां पर जो किम्बरले शब्द लिखा है, किम्बरले जो यहाँ पे शब्द शब्द आपका लिखा है, ऐसा नहीं कि ये शब्द आप पहली बार सुन रहे हैं या पढ़ रहे हैं। किम्बरले विश्व प्रसिद्ध हीरे की खदान है जो कि साउथ अफ्रीका में स्थित है। कहाँ है? साउथ अफ्रीका में। सबसे पहले इस मीटिंग के बारे में हम समझते हैं, जो कि 11 मई से 14 मई 11 मई से 14 मई तक ये आयोजित किया गया है। और जिसकी थीम थी 3S। क्या थीम है? 3S, यानी कि 3 बार सी, सॉरी, 3C, 3S नहीं 3C, यानी कि 3 बार सी। पहला सी का मतलब है सेलिब्रिटी, सॉरी, क्रेडिबिलिटी, सेलिब्रिटी नहीं क्रेडिबिलिटी। दूसरे सी का मतलब है कंप्लायंस और तीसरे सी का मतलब है कंज्यूमर कॉन्फिडेंस। ठीक है, तो ये इसका तो थीम हो गया। अब समझते हैं पूरी स्टोरी। मैं आपको समझाता हूं। देखिए, किम्बरले प्रोसेस मीटिंग जो कि रिसेंटली 11 से 14 मई को मुंबई में हुआ, 11 से 14 मई तक मुंबई में ये चला है। किम्बरले प्रोसेस आखिर ये शुरू क्यों हुआ? ये बात है ना कि आखिर ये शुरू क्यों हुआ। तो इसमें थ्योरी के फॉर्मेट में आपको मैं समझाने का प्रयास करूंगा जिससे कि आपको समझने में आसानी हो। तो अब से 26 साल पहले वर्ष 2000 में जब साउथ अफ्रीका के किम्बरले शहर में दुनिया के बड़े देश इकट्ठा हुए थे, बड़े बड़े देश वहां पे इकट्ठा हुए थे। पर्पस क्या था? तो उन विद्रोही गुटों को रोकना जो हीरो को बेचकर हथियार खरीदते थे और चुनी हुई सरकार के खिलाफ जंग लड़ते थे। तो उन्हें रोकना, इनको, ये सभी जो देश वहां पे इकट्ठा हुए थे मीटिंग में, उन लोग का यही मोटिव था, यही उद्देश्य था। और इसे ही रोकने के लिए वर्ष 2003 में किम्बरले प्रोसेस सर्टिफिकेशन स्कीम लाई गई थी। ठीक है, किम्बरले प्रोसेस सर्टिफिकेशन स्कीम लाई गई थी कब? 2003 में। यानी कि हीरो का एक ऐसा पासपोर्ट जो उसी पवित्रता यानी कि प्योरिटी जो है उसका, अ, या आप शुद्धता कह सकते हैं, उसकी गारंटी देता है। या एट प्रेजेंट देखा जाए तो इसमें 86 मेंबर कंट्रीज हैं। कितने? अभी देखा जाए तो इसमें 86 मेंबर कंट्रीज हैं।
अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि यदि यूरोपीय यूनियन को एक मान लिया जाए, यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि यूरोपीय संघ को एक मान लिया जाए, तो इसमें सदस्य कितने हो जाएंगे? 60। यानी कहने का मतलब है कि यूरोपीय यूनियन में कितने सदस्य हैं? 59। ठीक, और ऐसे हो गए 27, दोनों मिलके हो रहे हैं 86। और यूरोपीय यूनियन में 27 है, ऐसे 59 है, यूरोपीय यूनियन में कितने? 27 सदस्य हैं। और अगर इसको एक मान लिया जाए यूरोपीय यूनियन को, तो ये तो 59 हो गया, यूरोपीय यूनियन एक हो गया, ये हो गया 60। ठीक है, तो यूरोपीय यूनियन में कितने कंट्री है? 27। तो इस प्रकार से अगर यूरोपीय यूनियन को एक मान लिया जाए तो ये हो जाएंगे 60 सदस्य। यानी कि दुनिया का 99% से ज्यादा जो है प्राकृतिक हीरो का व्यापार इसी दायरे में आता है। कोई दिक्कत? अब चलिए, ये जो आपका किम्बरले प्रोसेस सर्टिफिकेशन स्कीम जो है, इसकी स्थापना 2003 में शुरू किया गया था ताकि युद्धों को फंड करने वाले हीरो के व्यापार को जड़ से खत्म किया जा सके। भारत ने किस तारीख से, यहाँ पे एक आपके लिए एमसीक्यू हम दिए हैं स्टैटिक जीके में, कि भारत ने किस तारीख से आधिकारिक रूप से किम्बरले प्रोसेस की अध्यक्षता ग्रहण की थी? ठीक है, तो ये ग्रहण कब किया गया था? 15 अगस्त 2025 को, इसी साल। सॉरी सॉरी, अगस्त नहीं है इसका। इसी साल जनवरी के महीने में, 1 जनवरी 2026 को। ठीक है, और ये वाला जो प्रश्न है स्टैटिक जीके में, तो ये करंट अफेयर फॉर्मेट में आप पढ़ें या फिर स्टैटिक जीके के फॉर्मेट में पढ़ें, जिसमें पढ़ें ये आपको एग्जाम में एक तरह से इंपॉर्टेंट मार्क कर ले। ठीक है, नेक्स्ट चले हम लोग। साल 2026 के लिए कुल कितने नर्सिंग पेशेवरों को नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार दिया गया? तो आंसर इसका हो जाएगा 15। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में मैंने पहले भी डिस्कस किया था, जिनके सम्मान में 12 मई को पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसके लिए जिम्मेदार जो मंत्रालय है ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर, और इस अवार्ड को दिए जाने की शुरुआत 1973 में की गई। अब फ्लोरेंस नाइटिंगेल, जिन्हें लेडी विद द लैम्प कहा जाता है, इन्हीं के सम्मान में ये राष्ट्रीय पुरस्कार जो है 1973 से प्रदान किया गया है, यह दिया जाता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल 1820 से 1910 तक इनकी जीवनी रही। उन्हें द लेडी विद द लैम्प कहा जाता था, क्योंकि वे रात में हाथ में लालटेन लेकर घायलों का हाल जानने के लिए निकलती थी। भारत में यह सम्मान सरकारी और प्राइवेट दोनों क्षेत्रों के बेहतरीन काम करने वाली समर्पित नर्सों को दिया जाता है। नेक्स्ट चले, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की नई श्रृंखला के लिए अब आधार वर्ष क्या रखा गया है? तो आंसर इसका हो जाएगा 2024। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब नया आधार वर्ष 2024 है, तो पहले क्या था? तो पहले था आपका 2012। अब समझते हैं ये है क्या। तो देखिए, हाल ही में ये नेशनल स्टैटिकल ऑफिस यानी कि सांख्यिकी कार्यालय है, इसने उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 2012 से बदलकर, सूचकांक वर्ष जो है उसको 2012 से बदलकर 2024 कर दिया है। इजी लैंग्वेज में आप समझने का प्रयास कीजिए कि 2012 में महंगाई दर क्या था। जैसे कि एक चीज का अगर रेट हम कंपेयर करें, तो देखिए 2012-13 में, 2012-13 के आसपास जो गोल्ड का रेट था, यानी कि 10 ग्राम आप सोना कह सकते हैं, 10 ग्राम सोने की जो कीमत थी ये अप्रोक्स 25 से 30 हजार थी। ठीक है, यदि अब से ये कंपेयर किया जाए, यानी कि 2026 से, 2025 26 या 26 27 जो भी कह सकते हैं, 26 27 ही ले लीजिए फाइनेंशियल ईयर, तो 2026 27 से कंपेयर किया जाए गोल्ड का रेट, 10 ग्राम गोल्ड का रेट,
ये अप्रोक्स 1.5 लाख, ठीक है, इसके आसपास है। तो ये महंगाई स्तर है कि देखिए महंगाई कहां से कहां पहुंच गया, 25 से 30 हजार था 12-13 में, और 26-27 में पहुंच गया ये 1.5 लाख 10 ग्राम का। तो ये महंगाई के स्तर को दिखला रहा है। तो ताजा रिपोर्ट ये कहता है कि जनवरी 2026 में भारत की खुदरा मुद्रास्फीति जो है 2.7%, 2.75% रही है। अब अब इस नए इंडेक्स में सिर्फ आटा दाल ही नहीं, बल्कि मोबाइल डेटा, हेल्थ और डिजिटल सुविधाओं जैसी आवश्यक चीजों पर होने वाले खर्च को भी ज्यादा महत्व दिया गया है, ठीक है। ये जरूरी क्यों है, क्यों जरूरी था यह बदलाव, ये बात देखा जाए तो 2012 और 26 के आधुनिक भारत में जमीन और आसमान का बड़ा अंतर है, ठीक है। यानी कहने का मतलब कि 2012 में आप जमीन में थे तो 26 में आप आसमान में पहुंचे हुए हैं। आज गांव का युवा भी डेटा प्लान और ऑनलाइन सर्विस पर खुलकर खर्च करता है। पुरानी आर्थिक सीरीज इन आधुनिक चीजों को सही से पकड़ नहीं पा रही थी। अब यह नया और रिफाइंड डेटा सरकार को सब्सिडी सही जगह पहुंचाने और बिजनेस करने वाले को मार्केट का ट्रेंड समझने में बहुत मदद मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट चले, बीडी सतीशन को किस राज्य का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है। तो ये भी हाल ही में केरला के सीएम बने। कहाँ के? केरला के। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 14 मई 2026 को इन्हें सीएम बनाया गया। कब? 14 मई 2026 को। वह कांग्रेस नेतृत्व वाले यूडीएफ गठबंधन सरकार का नेतृत्व करेंगे। सतीशन लंबे समय से पराबूर विधानसभा सीट से विधायक है और 2021 से 26 तक केरल विधानसभा में विपक्ष के नेता के रूप में कार्य कर चुके हैं। आप सभी जानते हैं कि इलेक्शन में कुछ राज्यों में सत्ता परिवर्तित हुआ है या नई सरकार बनी है। तो तमिलनाडु की यदि बात की जाए, किसकी? तमिलनाडु की बात की जाए तो थालापति विजय जो है यहाँ के सीएम बने हैं। असम के सीएम कौन बने हैं? हेमंत बिस्व शर्मा। और पश्चिम बंगाल के सीएम कौन बने हैं? ये बने हैं शुभेंदु अधिकारी, ठीक है। नेक्स्ट चले, हाल ही में समाचारों में रहा सेहत मिशन निम्नलिखित में से किसके बीच एक संयुक्त पहल है। तो सेहत पहल जो है आईसीएआर और आईसीएमआर के बीच ये एक संयुक्त पहल है। क्या इसे हम समझते हैं? तो चलिए इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। अभी क्या है कि भारत सरकार ने 12 मई 2026 को देश की स्वास्थ्य और कृषि नीतियों के एकीकरण की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम उठाते हुए सेहत मिशन, जो कि साइंस एक्सीलेंस फॉर हेल्थ थ्रू एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन, का शुभारंभ किया है। सेहत मिशन का प्राथमिक उद्देश्य भारत में कुपोषण और गैर संचारी रोग जो है के बढ़ते बोझ को कम करने के लिए कृषि उत्पादों की गुणवत्ता और पोषण क्षमता में व्यापक सुधार करना है, इसका उद्देश्य। और यह मिशन भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद आईसीएआर और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद आईसीएमआर के बीच एक औपचारिक साझेदारी का परिणाम आप कह सकते हैं, ठीक है। तो अब हम दोनों ही संस्था के बारे में समझते हैं। कौन कौन संस्था? एक आईसीएआर, एक और दूसरा आईसीएमआर। इनके बारे में हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं पहले। तो सबसे पहले आईसीएआर के बारे में समझते हैं। आईसीएआर है, पहले इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ठीक है। यह 16 जुलाई 1929 को रॉयल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर की रिपोर्ट के आधार पर स्थापित किया गया था और यह कृषि मंत्रालय के तहत अनुसंधान और शिक्षा के लिए सर्वोच्च निकाय है, ठीक है। अब हम लोग आईसीएमआर के बारे में समझते हैं। तो ये आईसीएमआर जो है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इसकी स्थापना 1911 में किया गया था, लेकिन आईआरएफए के रूप में, यानी कि इंडियन रिसर्च
इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। फिर 1949 में इसका नाम बदलकर आईसीएमआर कर दिया गया। ठीक है, हम लोग, हाँ तो क्या कर रहे थे, अब जो सेहत मिशन है जो रिसेंटली शुरू किया गया है, इसके 3 प्रमुख पिलर हैं। कौन कौन से? तो एक खाना, खाना हेल्दी, दूसरा फार्मिंग हेल्दी, और तीसरा हमारा देश हेल्दी हो, यानी कि बेहद फूड, हेल्दी फार्म एंड हेल्दी इंडिया। ठीक है, इसके लिए आईसीएआर और आईसीएमआर ने सहयोग किया है, ये हम देख चुके हैं। नोडल मंत्रालय जो जिम्मेदार है, ये कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय इसके लिए जिम्मेदार। अब इसी से रिलेटेड एक एमसीक्यू हम लोग देखें तो सेहत मिशन के 3 मुख्य स्तंभों में क्या शामिल है? तो स्वास्थ्य भोजन, स्वास्थ्य खेत और स्वास्थ्य भारत। ठीक है, नेक्स्ट चले। VBG RAM जी अधिनियम 2025 के तहत अकुशल शारीरिक श्रम के लिए कितने दिनों के वैधानिक कार्य की गारंटी दी गई है? ठीक है, तो आंसर इसका हो जाएगा 125 दिन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले VBG रैम जी का फुल फॉर्म समझिए कि VB यानी कि विकसित भारत, VB यानी कि विकसित भारत, और फिर गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण। और ये जो योजना है ये मनरेगा को रिप्लेस करने जा रहा है। किसको? मनरेगा को। मनरेगा जो 100 दिनों का जो रोजगार देता था, ये VBG रामजी स्कीम में ये 125 दिन का मिलेगा। मनरेगा में कितने दिन का मिलता था? 100 दिन का। अब इसमें ये मिलेगा 125 दिन का, और ये 1 जुलाई 2026 से लागू होने जा रहा है। कब से? 1 जुलाई 2026 से ये लागू हो जाएगा। VBG रैमजी एक्ट दिसंबर 2025 में संसद द्वारा पारित किया गया था, जिसका उद्देश्य है ग्रामीण अर्थव्यवस्था को विकसित भारत @2047 के विजन के साथ एकीकृत करना, इंटीग्रेट करना। ठीक है, अब इसमें रिलेट करते हैं कुछ स्टैटिक जीके फैक्ट। मैंने मनरेगा का डिस्कशन किया, तो मनरेगा जो है एक्ट 2025, मनरेगा एक्ट 2025 जो है इसे 25 अगस्त 2025 को अधिसूचित किया गया था और 2 फरवरी 2026 को लागू किया गया था। यह दुनिया का सबसे बड़ा सामाजिक कल्याण कार्यक्रम माना जाता था। इसी में थोड़ा पॉलिटी रिलेट करते हैं कि आर्टिकल 41 को, जिसमें कि आपके डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। इसके तहत राज्य को अपनी आर्थिक क्षमता के भीतर काम का अधिकार सुनिश्चित करने का ये निर्देश देता है डीपीएसपी। विकसित भारत @2047 जो है ये कैसा विजन है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा घोषित ये विजन, जिसका पर्पस है 2047 तक भारत को एक विकसित अर्थव्यवस्था बनाना। लेकिन वर्तमान हालत देखकर क्या आप कह सकते हैं कि भारत का जो गोल है, जो टारगेट है, ये अचीव कर पाएगा? तो अभी ही देश की स्थिति इतनी बदतर है कि इस गवर्नमेंट से एक एग्जाम तो कंडक्ट हो ही नहीं रहा है। ठीक है, तो वहां पे पेपर लीक करवा दे रहा है। ठीक, जो अमीर है वो और अमीर होते जा रहा है और जो गरीब है वो और गरीब होते जा रहा है। तो जो दोनों में रेशियो है वो बढ़ता जा रहा है। ठीक है, अमीरी और गरीबी का जो रेशियो था वो बढ़ता चला जा रहा है। देखिए सरकार अपने लक्ष्य के अनुरूप कार्य कर पाता है या नहीं, हमें तो उम्मीद नहीं है कि ये सरकार ऐसे कर पाएगी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। न्यायिक सुगमता के लिए 2 प्रमुख तकनीक पहल, वन केस वन डाटा और सुसहाय पहल किसने लॉन्च किया? तो भारत के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दोनों ही पहल को लॉन्च की गई है। सर्वोच्च न्यायालय ने 12 मई 2026 को न्यायपालिका की प्रशासनिक कार्य क्षमता और पारदर्शिता को आधुनिक बनाने के उद्देश्य से 2 प्रमुख तकनीकी पहलों का अनावरण किया।
ये दोनों क्या है? तो एक है वन केस वन डाटा और सूसा है। ये दोनों है क्या और क्या काम करेंगे, आइए हम देखते हैं। वन केस वन डाटा ये क्या है? तो भारतीय कानूनी प्रणाली में अक्सर यह गंभीर समस्या देखी जाती है कि एक ही मामले की जानकारी विभिन्न स्तरों पर अलग-अलग होती है। जैसे कि मान लीजिए कि लोअर कोर्ट हो गया, ठीक है? लोअर कोर्ट में जो केस गया हुआ है, लोअर कोर्ट में उसकी जानकारी कुछ अलग है। हाई कोर्ट में सेम केस जो गया हुआ है उसकी जानकारी कुछ अलग है और सुप्रीम कोर्ट में वही केस गया हुआ है, वहां पर उसकी जानकारी कुछ अलग है। लेकिन केस एक ही है, जानकारी इसमें हर जगह अलग-अलग दर्ज है। तो इसमें कोर्ट जो है किसके डेटा को ऑथेंटिक मानकर रिजल्ट सुनाएगा, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, किसके डेटा को मानकर ये रिजल्ट सुनाए, ठीक है? तो निचली अदालतों, उच्च अदालतों और सर्वोच्च न्यायालय यानी कि लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जो डेटा विसंगति है, अलग अलग है, उसके सत्यापन और वेरिफिकेशन में बहुत अधिक समय बर्बाद होता है। वन केस वन डाटा पहल इस बिखराव को समाप्त कर एक एकल सत्य स्रोत, सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ बनाएगी उसको, ठीक है? और इसमें सुसहाय क्या है? वन केस वन डाटा तो हम लोग देख लिए, अब सुसहाय क्या है? तो इसमें एआई की भूमिका पर जोर डाला गया है सुसहाय में। कहने का मतलब है ये एक एआई संचालित चैटबॉट है जो कि व्यक्ति को उसके केस से रिलेटेड जानकारी यानी कि उसके अगले मामले की सुनवाई कब होगी, किस तारीख को होगी और सामान्य कानूनी प्रक्रियाओं के बारे में सटीक जानकारी प्रदान करने का ये काम करेगा। और ये जानकारी सरल हिंदी और अन्य रीजनल लैंग्वेज में भी उपलब्ध होगा, ठीक है? अब यहां से बात की जाए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की, तो यह भारत का सर्वोच्च न्यायालय है जिसमें कि 33+1 का फॉर्मूला चलता है, ठीक है? यानी कि टोटल यहाँ पे कहे तो 34 न्यायाधीश होते हैं, 34, जिसमें एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं और 33 अन्य न्यायाधीश होते हैं, ठीक है? लेकिन अब इसे संशोधित किया जा रहा है और यहाँ पे बात चल रही है 37+1 की, जो कि अभी हुआ नहीं है, ठीक है? ये पारित हुआ नहीं है लेकिन ऐसी बात चल रही है, ठीक है, कि ऐसा किया जाएगा। नेक्स्ट चले हम लोग, हाल ही में किस राज्य में अन्नपूर्णा भंडार योजना की घोषणा की गई है? तो पश्चिम बंगाल सरकार ने रिसेंटली अन्नपूर्णा भंडार योजना की घोषणा की है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में हम समझेंगे कि हाल ही में पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा अन्नपूर्णा भंडार योजना की घोषणा की गई। इस योजना के तहत राज्य की पात्र महिलाओं को 1 जून 2026 से प्रति माह 3,000 की वित्तीय सहायता सीधे बैंक खाते में दी जाएगी, जो पिछली लक्ष्मी भंडार योजना जो था उसको ये रिप्लेस करेगा। यानी पहले जो था लक्ष्मी भंडार योजना और अब आ रहा है अन्नपूर्णा भंडार योजना, तो इसे रिप्लेस करके, इसको खत्म करके इसको स्टार्ट किया जा रहा है। अन्नपूर्णा भंडार योजना की खास बात क्या है? ये पश्चिम बंगाल में शुरू किया गया। इसकी घोषणा शुभेंदु अधिकारी सरकार के द्वारा की गई है। 1 जून 2026 से ये लागू होगा। सहायता राशि प्रति माह 3,000 और इसका लक्ष्य है निम्न और मध्यम आय वर्ग की महिलाओं जो है उनको मदद करना। नेक्स्ट चले, किस शहर में भारत का पहला लो एमिशन जोन बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा पुणे में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो भारत का पहला लो एमिशन जोन महाराष्ट्र के पुणे शहर में स्थापित किया जाएगा। यह पहल पुणे नगर निगम द्वारा आईटीडीपी इंडिया के सहयोग से विकसित की जा रही है, जिसका उद्देश्य शहर के अत्यधिक प्रदूषित शिवाजी नगर क्षेत्र में वायु प्रदूषण को कम करना है। कहां? तो पुणे के शिवाजी नगर क्षेत्र में। सहयोगी कौन है? तो पुणे नगर निगम और आईटीडीपी इंडिया। यह महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2021 का हिस्सा है और इसका पर्पस से अत्यधिक प्रदूषित क्षेत्रों में कार्बन उत्सर्जन को कम करना।
अब यहाँ पर जो टर्म लिखा हुआ है लो एमिशन जोन, क्या लिखा हुआ है? लो एमिशन जोन। ये होता क्या है? तो ये हम समझते हैं। तो देखिए, शहरी क्षेत्र का एक विशेष हिस्सा आप कह सकते हैं, या विशेष क्षेत्र जहां एयर क्वालिटी में सुधार के लिए और जो सबसे अधिक प्रदूषण फैलाने वाले जो व्हीकल होते हैं, इन पर पाबंदी लगाई जाती है, तो ये लो एमिशन जोन कहलाता है। जैसे देख रहे हैं, इतना ज्यादा यहाँ पे पोल्यूशन है कि आपको कुछ दिख भी नहीं रहा है क्लियर कि यहाँ है क्या। ठीक है, तो ये पोल्यूशन का ही परिणाम है। ठीक, तो इसी को लो एमिशन जोन कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी शुरुआत की जा रही है पुणे में, पुणे नगर निगम और आईटीडीपी के सहयोग से। ठीक, हाँ, यहां से अगर हम अदर ऑप्शन की बात करें तो वाराणसी, वाराणसी ये गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है और ये सबसे स्वच्छ शहर है, गंगा नदी के किनारे बसा हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ये निर्वाचन क्षेत्र है, जहां पर देश की पहली हाइड्रोजन टैक्सी जो है, हाइड्रोजन वाटर टैक्सी, हाइड्रोजन वाटर टैक्सी की शुरुआत की गई है वाराणसी में। भोपाल, ये सिटी ऑफ लेक कहा जाता है इसको। किसका? एमपी का, देश का नहीं, एमपी का सिटी ऑफ लेक कहा जाता है। ठीक है, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। पटना, ये बिहार की राजधानी है और लास्ट ईयर इन्होंने खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन किया था, जिसमें कि महाराष्ट्र टॉप पे था। और बिहार जो है ये 15वें स्थान पे था। नेक्स्ट चले, किस शहर में कार्बन सोखने वाला भारत का पहला शैवाल वृक्ष लॉन्च किया गया है? तो आंसर इसका हो जाएगा भोपाल, जो कि मध्य प्रदेश की कैपिटल है। ये भोपाल के स्वामी विवेकानंद पार्क में स्थापित किया गया है। कहां स्थापित किया गया है? भोपाल के कैपिटल विवेकानंद। इसकी कैपेसिटी की बात की जाए तो एक एडवांस एलगी ट्री, जो कि 25 मेच्योर पेड़ जो है उनके बराबर कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर सकता है और ऑक्सीजन को ये छोड़ता है। अब आप समझिए कि भोपाल जिसे सेट ऑफ सिटी ऑफ लेक कहा जाता है, सॉरी सॉरी, हाँ, भोपाल जिसे सिटी ऑफ लेक कहा जाता है, तो इसे कहा क्यों जाता है? क्योंकि ये मध्य प्रदेश का सिटी ऑफ लेक है। भोपाल जो है, इसको जो सिटी ऑफ लेक कहा जाता है, ये मध्य प्रदेश का सिटी ऑफ लेक है। ठीक है, लेकिन यदि डायरेक्ट सिटी ऑफ लेक की बात की जाए तो वो उदयपुर है, जो कि राजस्थान में है। यहाँ पर हबीबगंज रेलवे स्टेशन, कहा? भोपाल में हबीबगंज रेलवे स्टेशन स्थित है, जिसका बदला हुआ नाम कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। क्या? कमलापति रेलवे स्टेशन। कमलापति रेलवे स्टेशन। ठीक है, और ये भारत का पहला वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन है। कौन? कमलापति रेलवे स्टेशन। नासिक, ये गोदावरी नदी के किनारे बसा हुआ है। जयपुर, जिसे पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में वर्ष 2001 में इसको शामिल किया गया था। सॉरी, 2021 में, नोट एक में नहीं, 2021 में। नेक्स्ट चले, हाल ही में किसे हंगरी का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो पीटर मैग्यार, पीटर मैग्यार को यूरोपियन कंट्री हंगरी जो है वहां के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं, जिसकी राजधानी बुडापेस्ट, करेंसी हंगरियन फोरिंट। लोकेशन देखेंगे तो कुछ यहां पर लैंडलॉक कंट्री आपको ये हंगरी दिखेगा। ठीक,
ये लैंडलॉक कंट्री। रिसेंटली अपॉइंटेड प्रधानमंत्री पर नजर डालें तो नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह, श्रीलंका के हरिणी अमरसूरिया, यमन के साया जिंदानी, मॉरिशस के नवीन रामगुलाम, सानेत तकाइची जापान के, सारा जफरानी ट्यूनिशिया के, और थाईलैंड के हो गए अनुतिन चारनविराकुल, एस्टोनिया के हो गए क्रिस्टन मिसेल, लिथुआनिया के इंगा रुग्नियन, भारत नरेंद्र मोदी, यूक्रेन के यूलिया स्वीडेंका, बेल्जियम के बार्ट डी वेबर, यूके का हो गया कीर स्टारमर, कनाडा के मार्क कार्नी, भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोब्गे, ऑस्ट्रेलिया के एंथनी अल्बनीज, पाकिस्तान के शहबाज शरीफ, रूस के मिखाइल मिशुस्टिन, इटली के जॉर्जिया मेलोनी और इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू प्रधानमंत्री हो जाएंगे। नेक्स्ट चले, हाल ही में चर्चित आध्यात्मिकता के तरीके सीख रहा गाबी रोबोट किस देश का पहला रोबोट भिक्षु है? तो ये साउथ कोरिया से आप रिलेट करेंगे। कहां से? साउथ कोरिया से। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो मई 2026 में साउथ कोरिया की जो कैपिटल है सियोल, यहाँ जोगेसा मंदिर में एक बौद्ध समारोह के दौरान एक रोबोट पेश किया गया जो बुद्ध जयंती के अवसर पर सक्रिय रूप से अपनी सेवाएं दे रहा है। ठीक है, गाबी रोबोट के बारे में अगर देखें तो इसका पर्पस है, यह एआई आधारित रोबोट युवाओं से जुड़ने और भिक्षुओं की कमी को पूरा करने के लिए बनाया गया है। इसका नाम सिद्धार्थ और कोरियाई शब्द दया को मिलाकर रखा गया है। यह भिक्षुओं को प्रणाम कर सकता है, माला जप सकता है और बौद्ध उपदेशों को मौखिक रूप से उत्तर दे सकता है। नेक्स्ट चले, हाल ही में मनोज अग्रवाल को किस राज्य का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में ये पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव नियुक्त किए गए हैं, मनोज अग्रवाल। ठीक है, और इन्होंने रिप्लेस किसे किया? तो दुष्यंत नाडियाला को। दुष्यंत नाडियाला जो है उनको ये रिप्लेस किए। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट रूप से 1 नंबर में पूछे जाते हैं। इसे बहुत ज्यादा घुमाकर और डीप में नहीं पूछा जाता। ठीक है, जैसे कि बिहार के जो मुख्य सचिव है वो कौन है? तो ये आपके हैं प्रत्यय अमृत। ठीक है, आप ये भी रिलेट करके याद रखेंगे। नेक्स्ट चले, सेंट स्टीफेंस कॉलेज के 145 साल के इतिहास में पहली महिला प्रिंसिपल के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर इसका हो जाएगा सुशासन एलियास। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 12 मई 2026 को सेंट स्टीफेंस कॉलेज ने सुशासन एलियास को अपनी पहली महिला प्रिंसिपल नियुक्त किया है। इस कॉलेज की स्थापना 1881 में हुई थी और लगभग 150 साल हो चुके हैं, और इतने वर्षों में कोई भी महिला वहां की प्रिंसिपल नहीं थी। और ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का ही एक घटक कॉलेज है, ये जो स्टीफेंस कॉलेज है। ठीक है, तो यहां से हम लोग मिलता जुलता ऑप्शन यदि हम डिस्कस करें तो मनाली मकरंद क्षीरसागर, ये मनाली मकरंद क्षीरसागर जो है ये नागपुर यूनिवर्सिटी जो है वहां की पहली महिला चांसलर बनी है। ठीक, और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की पहली महिला चांसलर नईमा खातून, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की। और साध्वी निरंजन ज्योति जो है, जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, किसका? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के ये अध्यक्ष बनी है रिसेंटली, साध्वी निरंजन ज्योति। ठीक है, नेक्स्ट चले, प्रीवियस क्लास में हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि किस स्थान पर पहले अंतरराष्ट्रीय बिग कैट अलायंस शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन किया जाएगा? तो ये कहां किया जाएगा? ये नई दिल्ली, भारत में। और दूसरा सवाल था आपका कि भारतीय नौसेना के प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है कृष्णा स्वामी नाथन को। ठीक, आपका आज का सवाल है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस राज्य में भारत के पहले पूरी तरह चालू पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन किया? इसका जो भी राइट आंसर हो आप कमेंट बॉक्स में बताएं। और आपका दूसरा सवाल है
कि 48वां एशियान समिट 2026 का आयोजन कहाँ किया गया। इसका भी जो भी राइट आंसर हो आप कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो कैसा लगा फीडबैक में जरूर बताएं। धन्यवाद, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।